तो एफआरएम पार्ट टू का करिकुलम स्टार्ट करने से पहले, लाइक फॉर्मली स्टार्टिंग द क्लासेस ऑफ क्रेडिट रिस्क, आई जस्ट वांट टू डिस्कस कि क्रेडिट रिस्क करिकुलम में क्या टॉपिक्स है, उसका फ्लो क्या है एंड किस तरीके से अपने को क्रेडिट रिस्क को अप्रोच करना चाहिए। सी, आप में से काफी सारे लोग एफआरएम पार्ट वन के बाद पार्ट टू अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उनको सबसे पहला एक शॉक मिलेगा कि पार्ट वन जो था वो काफी प्रैक्टिकल था, पार्ट टू जो है वो काफी थ्योरेटिकल है। नाउ बोलने को पार्ट टू काफी थ्योरेटिकल है बिकॉज लिखा जिस तरह से हुआ है वो थ्योरी है, बट अल्टीमेटली पार्ट टू इज ऑल अबाउट मॉडलिंग, कि बैंक्स में जो रिस्क एनालिटिक्स होगा उसमें जो मॉडल्स बनेंगे वो मॉडल्स कैसे बनेंगे, उसके ऊपर आपका पार्ट टू डेडिकेटेड है। नाउ एफआरएम पार्ट टू में हमारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। 2026 के लिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ 2026 में करिकुलम में कोई मेजर चेंज नहीं आया है, थोड़ा सा टॉपिक्स जो है इधर उधर शफल हुआ है। अदरवाइज द सिलेबस रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट फॉर करंट इश्यूज, जो कि नेचुरली चेंज होता ही होता है बिकॉज उसका नाम ही क्या है, करंट इश्यूज। नाउ मैं अभी लाइव क्लासेस कुछ स्टार्ट करने वाला हूं विद क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क का सिलेबस जो है, मेरे ख्याल से अराउंड 1.5 या 2 साल पहले काफी चेंज हुआ था, तो ऑब्वियसली उसका अपडेटेड क्लासेस है, बट उसमें और क्लासेस मुझे जो है स्ट्रक्चर्ड वे में लेना है, तो वो मैं 2026 के लिए टारगेट कर रहा हूं। एक प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जो क्रेडिट रिस्क का सिलेबस दिया है वो काफी खराब तरीके से लिखा है। काफी खराब तरीके से इन द सेंस कि ऑथर्स नो डाउट फेमस है, बट आप एक ऑथर का एक चैप्टर उठा के कहीं से डाल दिए, दूसरे ऑथर का दूसरा चैप्टर कहीं से उठा के डाल दिए, तीसरे ऑथर का तीसरा चैप्टर उठा के डाल दिए, ऐसे मिक्स एंड मैच करके सारे टॉपिक्स को दिया हुआ है, विच मेक्स इट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एट द सेम टाइम काफी जगह पे डुप्लीकेशन है, मतलब एक सेम टॉपिक आपको मल्टीपल चैप्टर्स में दिखेगा। तो उस केस में अगर आप इसको करने बैठोगे ना, तो आपको एक फ्रस्ट्रेशन फील होगा कि मेरे को इस ऑथर के हिसाब से करना है या इस ऑथर के हिसाब से करना है, और टॉपिक्स का फ्लो क्या है। फ्लो बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, दैट इज पॉइंट नंबर वन। तो अगर आप नेचुरली उसी फ्लो में करोगे, या आप श्वेजर से पढ़ रहे हो या किसी और से पढ़ रहे हो और वो उसी फ्लो में पढ़ा रहा है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा अगर आप चीजों को ठीक से करना चाहते हो। सेकेंडली, अगेन जब आप टॉपिक्स को पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो थ्योरी है। मे बी आप टॉपिक को, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ लिया, चैट जीपीटी में डाला, उसका इंटरप्रिटेशन ले लिया। नो डाउट आपका एग्जाम पास हो जाएगा उसका कुछ एग्जाम्पल देख के या कुछ टॉय सा स्टोरी देख के, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मॉडलिंग। जो आपको रियल वर्ल्ड में मॉडल्स बनाने हैं वो आप सीख रहे हो क्रेडिट रिस्क के अंदर। तो अगर आप वो नहीं सीखे या आपने उसका फील नहीं लिया, ऑब्वियसली सीखना पॉसिबल नहीं है एफआरएम के अंदर, बट अगर आपने उसका फील नहीं लिया कि हाँ कैसे मॉडल्स बनते हैं, कैसे एनालिटिक्स हो रहा है, तो उस केस में योर लर्निंग विल नॉट बी सस्टेनेबल एंड आप रियल लाइफ के लिए रेडी नहीं हो रहे। तो मैं आज के सेशन में आपको एक आइडिया देना चाहता हूं, एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, राइट, कि जो आपका पार्ट टू का करिकुलम है, पहली बात है किस फ्लो में अपने को पढ़ना है। जैसे मैंने बोला कि काफी जगह पे डुप्लीकेशन है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके समझेंगे कि हर एक चैप्टर में क्या दिया हुआ है। एंड सेकेंडली आई वांट टू गिव यू अ फील कि प्रैक्टिकली जो है वो कैसे क्रेडिट रिस्क को पढ़ा जा सकता है, बिकॉज क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, उसके अलावा आपका ऑपरेशनल रिस्क, उसके अलावा लिक्विडिटी रिस्क, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली रेलेवेंट है। एंड आप एफआरएम जो कर रहे हो वो अगले 6 महीने के लिए नहीं कर रहे कि एग्जाम पास कर लिया, आपको अगले 40 साल के लिए अपना करियर बनाना है इससे, तो आपको उसको सीरियसली करना होगा, राइट। तो यहां पे मैंने सारे टॉपिक्स को तोड़ के लिखा है, सारे टॉपिक्स को तोड़ के लिखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके एफआरएम पार्ट टू क्रेडिट रिस्क में गिवन है। तो पहला टॉपिक है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इन बैंक्स। इसी ऑर्डर में मेरे हिसाब से टॉपिक्स को करना चाहिए, राइट। तो पहला टॉपिक जो आपका है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर इन बैंक्स। इसी ऑर्डर में मतलब बोलना चाह रहा हूं कि मैं आपको जो ओवरव्यू दे रहा हूं उस ओवरव्यू को आपको सीरियसली लेना है, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स जैसे मैंने बोला वो डुप्लीकेशन है मल्टीपल चैप्टर्स में, तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है उसमें। तो अगर आप ऐसे समझोगे टॉपिक्स को तो आपको एक फ्लो समझ में आएगा कि हाँ एफआरएम पार्ट टू का क्या करिकुलम गिवन है। तो सबसे पहला है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इन बैंक्स। इस में ना वो आपको समझाना चाहते हैं कि जो भी आपका लोन पोर्टफोलियो है उसमें एक्सपेक्टेड लॉस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस क्या होता है, अल्टीमेटली सबसे पहले लॉस क्या होता है।
तो क्रेडिट लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रेडिट लॉस में हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। तो अगर मैं इस चैप्टर को आपको विजुअलाइज करवाऊं ना, तो इस चैप्टर को विजुअलाइज करने के लिए आई कैन ओपन दिस प्लॉट। इस चैप्टर को विजुअलाइज करने के लिए आई कैन ओपन दिस प्लॉट। सिंपल, मैं इस प्लॉट को समझाता हूं। आपने एक कस्टमर को लोन दिया है, कल को वो कस्टमर डिफॉल्ट कर सकता है, राइट? तो हर एक कस्टमर का एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। अगर कल को वो डिफॉल्ट किया तो क्या पूरा पैसा डूबेगा? द आंसर इज नो। सम मनी विल बी रिकवर्ड आइदर थ्रू सेल ऑफ कोलैटरल और थ्रू सम अदर मींस। तो आपका कुछ रिकवरीज होगा। लॉस गिवन डिफॉल्ट इज 1 माइनस रिकवरीज। सपोज आपका रिकवरी है 40% का, तो आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट होगा 60%, राइट? दैट इज योर लॉस गिवन डिफॉल्ट। एंड देन वी हैव एक्सपोजर ऑल्सो, कि कल को जब डिफॉल्ट करेगा तो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, दैट इज योर एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। कल को जब डिफॉल्ट करेगा तो व्हाट विल बी योर अमाउंट आउटस्टैंडिंग, दैट इज योर एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। अल्टीमेटली तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, वी गेट द लॉस। वी गेट द लॉस। नाउ बैंक्स ने कोई एक कस्टमर को तो लोन दिया नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स को लोन्स दिए। वो लोन्स पे आपके लॉसेस हो सकते हैं। आर दोज लॉसेस सर्टेन? मतलब सो सो फॉर एग्जांपल, मैंने 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया है, एक हाउसिंग लोन का। वो 100 करोड़ के पोर्टफोलियो में देयर कैन बी लॉसेस। लॉस कितना होगा, कितना परसेंट का लॉस होगा? इज दैट नोन विथ सर्टेनिटी? द आंसर इज नो, दैट इज अनसर्टेन। एंड जहां पर भी अनसर्टेनिटी आती है वहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बात आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? शो द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज विद कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर अगर मैं अलग अलग पॉसिबल लॉसेस को रखता हूं एक्स एक्सिस पे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को रखता हूं वाई एक्सिस पे, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं अलग अलग पॉसिबल लॉसेस को रखता हूं एक्स एक्सिस पे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को रखता हूं वाई एक्सिस पे, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ राइट स्क्यूड प्लॉट। दिस इज अ राइट स्क्यूड प्लॉट। राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग एफआरएम पार्ट 1 में पढ़ के आते हो। राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक मतलब होता है आउटलायर्स आर ऑन द राइट हैंड साइड। आउटलायर्स आर ऑन द राइट हैंड साइड। दूसरा, there is a low probability of very big losses। there is a low probability of very big losses, जिसको अपने लो फ्रीक्वेंसी हाई सिवियरिटी इवेंट्स बोलते हैं। लो फ्रीक्वेंसी हाई सिवियरिटी इवेंट्स। तो बैंक्स में जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें लॉसेस हो सकते हैं। वो लॉसेस का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बनने का मतलब है अलग अलग लॉसेस जो है वो मेरे एक्स एक्सिस पे आएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस पे आएगा। तो यहां पे अपने प्लॉट कर रहे हैं, राइट? ऑब्वियसली देर इज अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी बिग लॉसेस, बट बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं अगर कल को कोविड जैसा या कोई अलग सिनेरियो हो गया तो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट होंगे, बहुत बड़े लॉसेस बैंक के होंगे। तो उस केस में ये जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अपने को सपोज एक पॉइंट कट करना है विच इज योर एक्सपेक्टेड लॉस। क्या कट करना है? एक्सपेक्टेड लॉस। एक पॉइंट अपने को कट करना है विच इज योर वर्स्ट केस लॉस। वर्स्ट केस लॉस। एंड एक पॉइंट अपने को कट करना है विच इज योर स्ट्रेस्ड लॉस। तो ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस हो गया, ये आपका वर्स्ट केस लॉस हो गया, जिसको अपने वैल्यू एट रिस्क भी बोलते हैं। आप लोग एफआरएम पार्ट 1 में चेप के पढ़ के आते हो वैल्यू एट रिस्क। और उसके अलावा स्ट्रेस्ड लॉस। तो जो पहला चैप्टर आपका फोकस्ड है ना, वो फोकस्ड है टू टीच यू व्हाट इज एक्सपेक्टेड लॉस, व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस। बिकॉज अल्टीमेटली आप जो पूरे मॉडल्स बना रहे हो ना, उससे लिंक्ड है आपका रेगुलेटरी लैंडस्केप। उससे लिंक्ड है आपका रेगुलेटरी लैंडस्केप। तो रेगुलेटरी लैंडस्केप में क्या बोला हुआ है कि जो भी आपके एक्सपेक्टेड लॉस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरा 1.86%, ऑलमोस्ट 2% ऑफ द पोर्टफोलियो इज एक्सपेक्टेशन। कि मतलब यार मेरा बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि कुछ लोग डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे, आप जितना मर्जी डिलीजेंस करके लोन दे दो। तो इसका मतलब 2% इज द एक्सपेक्टेड लॉस। तो वो जो 2% का आपका एक्सपेक्टेड लॉस है उसके लिए आप प्रोविजंस मेंटेन करो। अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं ना, तो वो 2% अपना जो है वो प्रोविजंस में जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अपना जो वर्स्ट केस लॉस है, दैट माइनस एक्सपेक्टेड लॉस, दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड लॉस। दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड लॉस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 11% माइनस 2% विच इज 9%। तो 9% आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस है, उसके लिए आप कैपिटल मेंटेन करो।
9% के लिए आप कैपिटल मेंटेन करो, अनएक्सपेक्टेड लॉस है ना, आप उसको प्रोवाइड फॉर नहीं कर सकते, उसके लिए आप कैपिटल रखो। एंड जो अगेन आपका एडिशनल कैपिटल है, आपका जो एडिशनल लॉस है से 1% का, उसके लिए आप और ज्यादा कैपिटल रखो बाय डूइंग स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग करके आप इसके लिए एडिशनल कैपिटल रखो या इंश्योरेंस लो। तो आपको पूरे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करना है। आपको एक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजंस रखना है, आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए कैपिटल रखना है, और आपको स्ट्रेस्ड लॉसेस के लिए जो है एडिशनल कैपिटल रखना है या इंश्योरेंस लेना है। एंड ये जो लॉसेस हैं, आर दी सर्टेन? दीज आर नॉट सर्टेन, इसीलिए लॉसेस का एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने दिखाया है। तो जो पहला चैप्टर है ना आपका एफआरएम पार्ट 2 के अंदर, क्रेडिट रिस्क के अंदर, वो आपको पढ़ाता है कि एक्सपेक्टेड लॉस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस क्या होता है, राइट? जो मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड लॉस, उसके अलावा वर्स्ट केस लॉस माइनस एक्सपेक्टेड लॉस, दैट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस। उसके अलावा पहली बात है लॉस के कंपोनेंट्स क्या। आपको तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना है तो आपको तो लॉस को मॉडल करना पड़ेगा ना। तो लॉस को मॉडल करने के लिए हम लोग लॉस के 3 कंपोनेंट्स को मॉडल कर सकते हैं। लॉस के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? हम लोग लॉस को मॉडल करने के लिए लॉस के 3 कंपोनेंट्स को मॉडल कर सकते हैं, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। ये सारा आप पढ़ने वाले हो फर्स्ट टॉपिक के अंदर, विच इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर इन बैंक्स। कैपिटल स्ट्रक्चर इन बैंक्स, इज दिस क्लियर? कैपिटल स्ट्रक्चर इन बैंक्स, तो पहला टॉपिक आपका ये डिस्कशन के ऊपर है। जब लोग इसको पढ़ते हैं ना तो वो समझ ही नहीं पाते कि मॉडलिंग कहाँ आ रहा है, बिकॉज उन्होंने एक प्लॉट नहीं देखा, एक डेटा नहीं देखा सामने, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा आप एफआरएम में बैठ के एक्सेल शीट्स बनाओ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट आप ये भी तो मत सोचो ना कि यार अपने सिर्फ लैंग्वेज में पढ़ के या 2-3 एग्जाम्पल देख के अपने को वो प्रैक्टिकली क्लियर हो गया और अपने जिंदगी भर काम कर लेंगे उसके बेसिस पे। तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट? ओके, आगे चलते हैं। सो लेट मी क्लोज दिस शीट बिकॉज शीट्स अपनी हैवी हो रही है। लेट मी क्लोज दिस शीट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है एफआरएम पार्ट 2 के अंदर, एक है इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। नाउ इस चैप्टर के अंदर भी अगेन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि आपका पीडी क्या होता है, आपका एलजीडी क्या होता है, आपका ईएडी क्या होता है। व्हाट इज योर पीडी, व्हाट इज एलजीडी, व्हाट इज ईएडी। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि हाँ क्रेडिट रिस्क मॉडल्स जो है वो कहां पे यूज होते हैं। उसके लिए वी हैव द रेगुलेटरी लैंडस्केप। उसके लिए वी हैव द रेगुलेटरी लैंडस्केप। रेगुलेटरी लैंडस्केप में आपकी 3 चीजें आती हैं, प्रोविजनिंग आता है, कैपिटल आता है, स्ट्रेस टेस्टिंग आता है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक्सपेक्टेड लॉस के लिए आप प्रोविजंस रखोगे, वो हम लोग रखते हैं अंडर IFRS 9। एक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजंस रखेंगे अंडर IFRS 9। फिर हमारा अनएक्सपेक्टेड लॉस आता है, उसके लिए अपने कैपिटल रखते हैं अंडर बाजल। हमारा जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है उसके लिए अपने कैपिटल रखते हैं अंडर बाजल। एंड देन अपने को स्ट्रेस टेस्टिंग भी करना है। स्ट्रेस टेस्टिंग में अपने एडिशनल कैपिटल रखते हैं अंडर ICAP, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोग्राम। अपने को एक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजंस रखने हैं अंडर IFRS 9, अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए कैपिटल रखना है अंडर बाजल, एंड स्ट्रेस्ड लॉसेस के लिए एडिशनल कैपिटल रखना है अंडर ICAP, राइट? तो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्होंने उसका मॉडलिंग नहीं सिखाया, बट कैसे मॉडल्स बनते हैं मैं आपको आइडिया दिखा दे रहा हूं उसका। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने पूरा एक रिस्क वेटेड एसेट्स का फंडामेंटल दिखाया हुआ है इस शीट में, कि हम लोग अल्टीमेटली हर एक बोरोवर को अलग अलग रेटिंग ग्रेड में डालते हैं बेस्ड ऑन द रिस्कीनेस ऑफ द बोरोवर। एंड देन बेस्ड ऑन द रिस्कीनेस ऑफ द बोरोवर, हर एक बोरोवर का जो लोन है उसको हम लोग एक रिस्क वेट असाइन करेंगे। रिस्क वेट, रिस्क वेटेड एसेट उससे निकलता है, एंड रिस्क वेटेड एसेट से आपका कैपिटल निकलता है। वो कैपिटल कैसे निकलता है? अंडर बाजल। बाजल आपका एफआरएम पार्ट 2 में ऑपरेशनल रिस्क में है। बाजल आपका एफआरएम पार्ट 2 में ऑपरेशनल रिस्क में है कि अपने को एक लोन के सामने कितना कैपिटल रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 1 करोड़ का लोन है, मेरे को उसके सामने अराउंड 5,16,000 मतलब 5% का कैपिटल रखना होगा। कैपिटल इज फॉर
अनएक्सपेक्टेड लॉस। उसके अलावा मेरे को एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो भी मॉडल करना है। तो एक्सपेक्टेड लॉस, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा बोरोवर था वो रेटिंग ग्रेड 3 को बिलोंग करता है, रेटिंग ग्रेड 3। तो रेटिंग ग्रेड 3 के सामने आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितना है? 0.14%, बिकॉज ये तो एक्सपेक्टेड लॉस है ना। तो इसके लिए आपको प्रोविजंस रखने हैं। तो 0.14% के लिए आपको प्रोविजंस रखने हैं। उसके ऊपर आपको 5% कैपिटल रखना है। उसके अलावा हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग भी करते हैं, जहां पे अलग अलग स्ट्रेस सिनेरियोज लेते हैं। अलग अलग स्ट्रेस सिनेरियोज क्या लेते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ गया, लॉस गिवन डिफॉल्ट बढ़ गया, इकोनॉमिक सिनेरियो खराब हो गए। तो उस केस में आपको और कितना एडिशनल कैपिटल रखना पड़ेगा? जैसे यहां मेरा एडिशनल कैपिटल आ रहा है 4,36,000, 1 करोड़ के लोन के सामने आपको 4% का और एडिशनल कैपिटल रखना पड़ेगा। तो 5% तो आपका था ही, विच वॉज अंडर बाजल। बट आई कैप आपको बोलता है कि स्ट्रेस टेस्टिंग करके बताओ आपको और एडिशनली कितना कैपिटल रखना है। दैट इज अराउंड 4%। दिस इज योर एडिशनल कैपिटल अंडर आई कैप। दिस इज योर एडिशनल कैपिटल अंडर आई कैप। तो आपका एक टॉपिक जो है ना वो इंट्रोड्यूस करता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है पूरा क्रेडिट रिस्क का। आपका बाजल विच इज फॉर कैपिटल, विच इज फॉर अनएक्सपेक्टेड लॉस। आपका प्रोविजंस विच इज अंडर IFRS 9, विच इज फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। एंड आपके स्ट्रेस लॉसेस के लिए पहले आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करना होगा। स्ट्रेस टेस्टिंग इज डन अंडर आई कैप, राइट? इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोग्राम। नाउ आप लोगों को जिसको पता नहीं है, कल को जब आप जॉब में जाओगे ना, कल को जब आप जॉब में जाओगे तो आरबीआई का एक नया गाइडलाइंस आया है ऑन एक्सपेक्टेड लॉस। IFRS 9 का गाइडलाइंस आया है ऑन एक्सपेक्टेड लॉस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगले 1-1.5 साल बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं आरबीआई के ईसीएल फ्रेमवर्क में। तो अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली फील नहीं किया कि हाँ ईसीएल फ्रेमवर्क क्या है, तो उस केस में द एंटायर पर्पस ऑफ डूइंग एफआरएम विल बी लॉस्ट, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल्स बनते कैसे हैं, उसका आइडिया होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आपको एफआरएम में फोकस करना है एग्जाम पास करने के ऊपर, बट एट द सेम टाइम आपको कल को जॉब भी तो लेनी है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है फॉर एग्जांपल वो कैसे अपने मॉडल करते हैं, तभी तो आप जाके इंटरव्यूअर को बोल पाओगे दैट यू हैव द हैंड्स ऑन नॉलेज, दैट यू हैव द हैंड्स ऑन नॉलेज। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान में रखना है, राइट? तो लेट मी शो यू ऑल्सो, वन सेकेंड। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक्सेल शीट खोलने का टू शो यू कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का पूरा मॉडल कैसे बनता है। तो आपको पूरा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मॉडल भी बनाना आना चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि पूरा मॉडल कैसे बनता है। उसमें हम लोग अलग अलग सिनेरियो वेटेड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं, बिकॉज फ्यूचर के लिए निकाल रहे हैं। तो कल को इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा होगा वी डोंट नो। इट कैन बी अ बेस सिनेरियो, इट कैन बी अ डाउन सिनेरियो, इट कैन बी एन अप सिनेरियो। अकॉर्डिंगली आपका सिनेरियो वेटेड ईसीएल निकलता है, और वो ईसीएल के बेसिस पे आपको प्रोविजंस मेंटेन करने होते हैं। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए अगर आप एफआरएम पार्ट 2 में क्रेडिट रिस्क पढ़ रहे हो तो, राइट? ये कौन से चैप्टर में आपका गिवन है? दिस इज गिवन इन इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। बट अगर आप श्वेजर से पढ़ रहे हो या ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो कि हाँ मेरे को एग्जाम पास करना है, डेफिनेटली यू आर वेलकम, एग्जाम पास करिए, बट बाद में फिर आप स्ट्रगल करोगे, राइट? दैट इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट। तो लेट मी गो बैक टू द टॉपिक्स नाउ। लेट मी क्लोज दिस शीट। ठीक है, हम लोग डे नाइट ये सारी चीज कंसल्टिंग की तरह प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, तो वी नो कि क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो मैं वो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं इस सेशन के थ्रू कि चीजों को प्लीज प्रैक्टिकली करो, अच्छे से करो, एंड इस फ्लो में पढ़ो। तो इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में पीडी एलजीडी ईएडी क्या होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिस्कस्ड है, कैपिटल प्रोविजनिंग आई कैप जो पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात किया हुआ है। अच्छा, खाली रेगुलेटरी यूज केसेस नहीं है, क्रेडिट रिस्क मॉडल्स के यूज केसेस आपके बिजनेस में भी हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिसाइड करना है किसको लोन देना है किसको नहीं देना, तो उस केस में आप स्कोर कार्ड बिल्ड करते हो। क्या बिल्ड करते हो? स्कोर कार्ड। आप एक कस्टमर के क्रेडिट स्कोर्स निकालोगे, जैसे यहां पे मैं दिखाता हूं। मैंने एक स्कोर कार्ड बिल्ड किया है और हर एक कस्टमर का एक क्रेडिट स्कोर निकाला है। अगर स्कोर
मेरे थ्रेशोल्ड के ऊपर हुआ, फॉर एग्जांपल आप सिबिल स्कोर वगैरह यूज करते हो, यहां मैं सिबिल स्कोर नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद का इंटरनल स्कोर कार्ड बनाऊंगा। अगर स्कोर थ्रेशोल्ड के ऊपर हुआ तब लोन को एक्सेप्ट करेंगे, अगर स्कोर थ्रेशोल्ड के नीचे हुआ तब उस कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस लो है, उसका लोन रिजेक्ट करेंगे। तो इन्होंने बताया है और काफी फोकस किया स्कोर कार्ड्स के ऊपर कि कैसे हम लोग क्रेडिट रिस्क मॉडल्स को अपने बिजनेस में यूज केस की तरह यूज करते हैं, जहां पे हम लोग क्रेडिट रिस्क मॉडल्स को यूज करेंगे, स्कोर कार्ड्स को यूज करेंगे टू टेक एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनेशन स्कोर कार्ड, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनेशन स्कोर कार्ड। ओरिजिनेट करने के लिए मैं ये स्कोर कार्ड बनाता हूं, जिससे हम लोग कस्टमर को कुछ क्रेडिट स्कोर असाइन करेंगे एंड स्कोर्स के बेसिस पे हम लोग असेस करेंगे कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस। राइट, दैट इज योर ओरिजिनेशन स्कोर कार्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे मैंने लर्निंग आउटकम्स को समराइज किया है कि इस टॉपिक में आपकी क्या क्या चीजें गिवन है। उसके अलावा आपका एक रैरोक का प्रिंसिपल भी है। रैरोक आपका एफआरएम पार्ट 1 में भी टच किया हुआ है। रैरोक इज रिस्क बेस्ड प्राइसिंग। तो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है? रिस्की कस्टमर से आपको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेस रिस्की कस्टमर से आपको कम इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपका इंटरेस्ट क्या होगा अलग अलग कस्टमर से? जैसे यहाँ पे मैंने पूरा रैरोक अप्लाई करके दिखाया है कि आपका अगर रेटिंग ग्रेड फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप रिस्कियर हो रहे हो, तो आपको क्या रेट चाहिए होगा? तो आपको ज्यादा रेट चार्ज करना होगा, तो आप रिस्कियर कस्टमर से ज्यादा रेट चार्ज करोगे, कम रिस्कियर कस्टमर से आप कम रेट चार्ज करोगे। राइट, दिस इज कॉल्ड रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, बिकॉज एक बहुत बड़ा बिजनेस डिसीजन आपका है कि आपको सही प्राइस चार्ज करना है। एक कस्टमर ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा है, बट अगर आप उससे सही इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पा रहे तो आपके लिए तो वो कस्टमर खराब है। और दूसरा एक ऐसा हो सकता है जो कि कस्टमर रिस्की है, बट अगर आप उससे अच्छा इंटरेस्ट चार्ज कर पा रहे हो तो मे बी आफ्टर रिस्क बेस्ड प्राइसिंग वो कस्टमर आपके लिए रिस्की रहा ही नहीं, बिकॉज आपने उससे हैवी प्राइस ऑलरेडी चार्ज कर लिया। तो आपका अगेन काफी फोकस जो है वो रैरोक के ऊपर है, विच इज रिस्क बेस्ड प्राइसिंग। ये आपका अगेन किसमें गिवन है? इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। और इन्होंने इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में रिटेल वर्सेस होलसेल पोर्टफोलियो को डिस्टिंक्ट किया है। रिटेल के लिए मॉडल्स अलग तरह के बनते हैं। रिटेल में हमारा ऑटो लोन्स आ गया, पर्सनल लोन्स आ गया, हाउसिंग लोन्स आ गया, क्रेडिट कार्ड्स आ गया। होलसेल पोर्टफोलियो में हमारा एसएमई आ गया। राइट, एसएमई आ गया। उसके अलावा हमारा कॉर्पोरेट लोन्स आ गया। तो दोनों में जो आपके मॉडल्स बनते हैं वो अलग अलग तरह के बनते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि एसएमई के लिए हमारे अलग मॉडल्स बनते हैं एंड रिटेल के लिए अलग मॉडल्स बनते हैं। अलग मॉडल बनने का मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, वो अलग अलग होता है। राइट, इन्फॉर्मेशन दैट वी कलेक्ट इज डिफरेंट। जैसे हाउसिंग लोन में मैं क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा? आपका एज क्या है, आपका इनकम क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट लोन्स की बात करूं तो मैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा वो करूंगा ऑन फाइनेंशियल रेशियोज, कि आपका फाइनेंशियल रेशियोज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू अ मॉडल जहां पे हम लोग कॉर्पोरेट के लिए एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट के लिए अगर मैं मॉडल बिल्ड कर रहा हूं तो आई विल टेक द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल्स। राइट, तो यहां पर अगर आप देखोगे मैं जो इंफॉर्मेशन ले रहा हूं वो फाइनेंशियल रेशियोज का ले रहा हूं। रिटर्न ऑन एसेट, इक्विटी बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, एसेट्स, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। इफ आई वांट आई कैन टेक एज मेनी वेरिएबल्स आई वांट। तो वो वेरिएबल्स लेके मैं एक मॉडल बना रहा हूँ, बट मैं इंफॉर्मेशन कैसा ले रहा हूँ? फाइनेंशियल रेशियोज का, एज कंपेयर टू रिटेल पोर्टफोलियो जहां पे मैं एक बोरोवर का इंफॉर्मेशन लूंगा, उसका एज क्या है, उसका इनकम क्या है, उसका एम्प्लॉयमेंट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन्होंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया है इस टॉपिक के अंदर कि आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन रिटेल पोर्टफोलियो एंड होलसेल पोर्टफोलियो, बिटवीन रिटेल पोर्टफोलियो एंड होलसेल पोर्टफोलियो। दैट इज अगेन डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। तो आपको पता लग रहा होगा इस टॉपिक में सारा इंट्रोड्यूस किया है कि पीडी एलजीडी ईएडी क्या होता है, जो आप क्रेडिट रिस्क मॉडल्स बनाते हो उसका यूज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कैसे है, वो आपका प्रोविजनिंग के लिए काम आएगा, कैपिटल रखने के लिए काम आएगा, स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए काम आएगा, उसका बिजनेस में क्या यूज केस है। दो बड़े यूज केस है, एक तो आपको ओरिजिनेशन डिसीजन लेना है, सेकेंडली आपको रिस्क बेस्ड प्राइसिंग करना है। तो वहां पे दीज मॉडल्स विल बी यूज्ड। एंड आपका रिटेल पोर्टफोलियो वर्सेस होलसेल पोर्टफोलियो आर डिफरेंट। रिटेल के लिए आपके पास अलग तरह का इंफॉर्मेशन होता है। अच्छा, होलसेल में फॉर एग्जांपल आपके लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स हैं, तो वो तो मार्केट में ट्रेड भी हो रहे हैं ना, तो आप कुछ ट्रेडेबल इंफॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हो। तो होलसेल पोर्टफोलियो के लिए यू कैन यूज some other information and some other models as compared to retail portfolio. Right? Okay.
नेक्स्ट है आपका अगेन, अब एक टॉपिक अलग से पूरा डेडिकेट किया है ऑन क्रेडिट स्कोरिंग एंड रेटिंग। क्रेडिट स्कोरिंग एंड क्रेडिट रेटिंग्स। क्रेडिट स्कोरिंग क्या होता है? हर एक कस्टमर को एक स्कोर प्रोवाइड करना, जहां पे हायर स्कोर शोज बेटर क्रेडिट वर्दीनेस, लोअर स्कोर्स शो पुअर क्रेडिट वर्दीनेस। हम लोग स्कोर्स की जगह रेटिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया, रेटिंग 1 to 17। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक कस्टमर जब आया, तो मैंने उसको ओरिजिनेट करते वक्त एक क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड किया, दैट इज योर स्कोरिंग। उसके अलावा मैं कस्टमर्स को रेटिंग भी प्रोवाइड करता हूं। तो फॉर एग्जांपल यहां मैंने वो सेम पोर्टफोलियो के लिए रेटिंग्स भी प्रोवाइड किया, रेटिंग ग्रेड 1 to रेटिंग ग्रेड 17, राइट, बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट। तो जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा है उसका रेटिंग ग्रेड मेरा हायर है मेरे केस में, राइट। तो यहां पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये रेटिंग ग्रेड 1 to 17 में हमारा पीडी का प्लॉट है, राइट। तो आप स्कोरिंग भी करते हो, आप रेटिंग भी करते हो। वो स्कोरिंग और रेटिंग का जो फंडामेंटल है, दोनों ही एक तरह से आपका बेसिकली रिस्क सेगमेंटेशन है, कि आप कस्टमर्स को अलग अलग पूल में डाल रहे हो। हायर स्कोर मतलब आपके अच्छे कस्टमर, लेकिन हायर रेटिंग मतलब आपके पुअर कस्टमर्स। तो आप स्कोर कार्ड्स बिल्ड करके कैसे स्कोर्स असाइन कर सकते हो, कैसे रेटिंग्स प्रोवाइड कर सकते हो। बैंक्स में एक कंसेप्ट होता है मास्टर रेटिंग स्केल। तो कैसे वो मास्टर रेटिंग स्केल आप डिजाइन कर सकते हो, दैट इज कवर्ड इन दिस चैप्टर, राइट। उसके अलावा आपके रेटिंग सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है थ्रू द साइकिल, एक होता है पॉइंट इन टाइम। एक होता है थ्रू द साइकिल, एक होता है पॉइंट इन टाइम। तो थ्रू द साइकिल पॉइंट इन टाइम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे आप देख सकते हो, अगर आपका रेटिंग सिस्टम ऐसा है कि खराब पीरियड्स में आपका पीडी हायर आएगा और अच्छे इकोनॉमिक साइकिल्स में आपका पीडी लोअर आएगा, मतलब इट इज सेंसिटिव टू इकोनॉमिक साइकिल्स। खराब इकोनॉमिक साइकिल्स में ऑब्वियसली लोगों की जॉब्स जाएंगी, तो पीडी हायर आएगा। एंड अच्छे इकोनॉमिक साइकिल्स में आपके इंप्लॉयमेंट वगैरह हाई रहेगी, लोगों को बोनसेस मिलेंगे, तो डिफॉल्ट्स कम होंगे। तो अगर मेरा मॉडल ऐसा है कि वो ज्यादा पीडी देता है ड्यूरिंग बैड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड लोअर पीडी देता है ड्यूरिंग गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, तो वो एक पॉइंट इन टाइम रेटिंग सिस्टम हो गया। बट अगर मेरा सिस्टम ऐसा है जो मोर और लेस एक एवरेज पीडी ही देता है ओवरऑल द इकोनॉमिक साइकिल्स, तो वो क्या हो गया? एक थ्रू द साइकिल रेटिंग सिस्टम। तो इन्होंने इस टॉपिक में इंट्रोड्यूस किया है पॉइंट इन टाइम रेटिंग सिस्टम वर्सेस थ्रू द साइकिल रेटिंग सिस्टम। पॉइंट इन टाइम रेटिंग सिस्टम वर्सेस थ्रू द साइकिल रेटिंग सिस्टम, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो यहां मैंने आपको एक विजुअल इंट्रोस्पेक्शन दिखाया है पॉइंट इन टाइम रेटिंग सिस्टम का वर्सेस थ्रू द साइकिल रेटिंग सिस्टम का, राइट। मैं आपको एक और प्लॉट दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दो प्लॉट आ रहे हैं। ये मेरा एक्चुअल डिफॉल्ट रेट है, आपको दिख रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारे डिफॉल्ट रेट्स बहुत जोर से बढ़े हैं। ये भी मेरा एक्चुअल डिफॉल्ट रेट्स है। नाउ मेरा मॉडल पीडी कैसा दे रहा है? अगर आप देखोगे राइट वाला प्लॉट, उसमें आपको दिखेगा आपका मॉडल पीडी जो है वो सेंसिटिव है टू मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट इन टाइम रेटिंग सिस्टम। और अगर मेरा मॉडल पीडी जो है वो सेंसिटिव नहीं है टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स या मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स, तो वो मेरा जो पीडी आ रहा है वो मोर और लेस स्टेबल आ रहा है। दिस इज कॉल्ड थ्रू द साइकिल रेटिंग सिस्टम। तो अगर मैं अपने मॉडल में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इंक्लूड करूंगा, जैसे यहां मैंने इंक्लूड किया है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तब जो मेरा पीडीज आएगा इट विल बी सेंसिटिव टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड द रेटिंग सिस्टम विल बी कॉल्ड पॉइंट इन टाइम रेटिंग सिस्टम। बट अगर मेरा पीडीज मोर और लेस स्टेबल आ रहा है ड्यूरिंग ऑल इकोनॉमिक साइकिल्स, तब वो जो पीडी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं थ्रू द साइकिल पीडी, और उससे जो रेटिंग असाइन करते हैं उसको बोलते हैं थ्रू द साइकिल रेटिंग सिस्टम, राइट। तो आपका एक फोकस जो किया हुआ है कोर्स के अंदर वो ये टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने में है। नाउ लोग अगर इस विजुअल्स को भी नहीं देख रहे ना, और प्योरली सिर्फ बुक को बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा क्या ये थ्रू द साइकिल, क्या पॉइंट इन टाइम है। आप नो डाउट वापस से बोल रहा हूं एग्जाम पास कर लोगे, बट दैट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव।
राइट? सो थ्रू द साइकिल वर्सेस पॉइंट इन टाइम क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग एंड रेटिंग में एक तो स्कोर कार्ड्स कैसे बिल्ड करने हैं जिससे अपना एंड आउटपुट स्कोर्स आए या रेटिंग्स आए, दूसरा थ्रू द साइकिल वर्सेस पॉइंट इन टाइम क्रेडिट रेटिंग्स अपने कैसे असाइन करते हैं। अच्छा, एक टॉपिक आपका पूरा दिया हुआ है, स्कोर कार्ड मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। स्कोर कार्ड मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? आपको जो स्कोर कार्ड मॉडल बनाना है उसमें आप डेटा प्रिपेयर करते हो, देन आप डेटा को डिवाइड करते हो इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिट, देन उसके बाद आप कोई मॉडल बिल्ड करोगे, रिग्रेशन मॉडल वगैरह बिल्ड करोगे, देन आप मॉडल को वैलिडेट करोगे। तो वो सारे स्टेप्स क्या होते हैं आपके एक मॉडल डेवलपमेंट में, वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस्ड है, विच इज मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, लेट मी शो यू अ रियल एग्जांपल ऑफ अ स्कोर कार्ड मॉडल। उसमें सब कुछ आएगा आपका। सबसे पहले डेटा प्रेपरेशन, उसके बाद डेटा को आप पार्टीशन करते हो ट्रेनिंग टेस्टिंग में, डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको आप ट्रीट करते हो, मिसिंग वैल्यू है, आउटलायर्स है, वो सबको आप ट्रीट करते हो, राइट? उसके बाद आप एक रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करोगे, उसके बाद आप मॉडल को वैलिडेट भी करते हो। तो वो जो पूरा मॉडल डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या है, राइट, वो आपका इस टॉपिक में डिस्कस्ड है। बट अगेन डिस्कस्ड कैसे है? थ्योरेटिकली, मैं आपको प्रैक्टिकली उसका फील दिखा रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मेरे पास डेवलपमेंट स्टेप्स है, मेरे पास डेटा है, वो डेटा को आपको स्प्लिट करना है इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रेनिंग सेट में स्प्लिट किया, टेस्टिंग सेट में स्प्लिट किया। मेरे पास डेटा में अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं, ब्यूरो स्कोर, टाइम सिंस बैंक, ठीक है, उसके अलावा आपका इनकम, रीजन, लोन टू वैल्यू रेशो, ये सारे मेरे वेरिएबल्स हैं। और मेरा एक इंडिकेटर वेरिएबल है कि उस कस्टमर ने हिस्टोरिकली डिफॉल्ट किया था कि नहीं, क्योंकि ये तो मैं हिस्टोरिकल डेटा पे मॉडल बिल्ड कर रहा हूँ। नाउ मैं उसमें ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट कर रहा हूँ। ना उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को चूज करूंगा कि मेरे कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो मॉडल में इंपॉर्टेंट है, जो एक्सप्लेन करते हैं डिफॉल्ट को। देन उसके बाद मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा। उसके बाद मैं कोरिलेशन एनालिसिस वगैरह किया हूं ताकि मैं कोरिलेटेड वेरिएबल्स को रिमूव कर दूं अपने मॉडल से, राइट? मल्टी कोलिनियरिटी वगैरह आप लोग पढ़ते थे एफआरएम पार्ट वन में। उसके बाद आप रिग्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं स्टेप वाइज रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहा हूँ। वो रिग्रेशन मॉडल मैंने यूज किया, मेरे पास हर एक कस्टमर का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आ गया। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को मैं क्रेडिट स्कोर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां मैंने उसको क्रेडिट स्कोर्स में कन्वर्ट किया है और ये मेरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, राइट? एंड उसके बाद मैं मॉडल को वैलिडेट भी करूंगा कि मेरा मॉडल सही बना है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक मेट्रिक यूज करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। वो 100% तक हो सकता है, जैसे आर स्क्वायर होता है ना, वैसे ही हम लोग एरिया अंडर द कर्व यूज करते हैं। वो 81% आ रहा है, विच इज वेरी गुड, राइट? तो आप अलग अलग तरह के मॉडल वैलिडेशन चेक्स करते हो। तो पूरा जो मॉडल डेवलपमेंट का आपका लाइफ साइकिल है, स्टार्टिंग फ्रॉम, जो मैंने आपको दिखाया, स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा प्रेपरेशन टू ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट, टू आपका वेरिएबल सिलेक्शन, टू वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, टू कोरिलेशन एनालिसिस, टू स्टेप वाइज रिग्रेशन, एंड उसके बाद आपका पीडी निकला, पीडी को स्कोर्स में कन्वर्ट किया, द हायर द पीडी द लोअर द स्कोर्स, राइट? एंड उसके बाद आपने मॉडल को वैलिडेट किया। ये सारा आपका कौन से टॉपिक में डिस्कस्ड है? ये आपका स्कोर कार्ड मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिस्कस्ड है। स्कोर कार्ड मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिस्कस्ड है, राइट? तो लेट मी क्लोज दिस शीट। मैं जस्ट आपको एक जिस्ट दिखा रहा हूं कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं एफआरएम पार्ट टू में क्रेडिट रिस्क के टॉपिक को। ऑब्वियसली अपने को एग्जाम के लिए बैलेंस करना है, अपने को एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चंस करने हैं। बट डोंट यू थिंक कि अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हो एटलीस्ट, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन लेवल होगा एंड आप जो चीजों को एक्नॉलेज कर पाओगे वो बेटर कर पाओगे, इवन थ्योरी को भी, राइट? अच्छा, नेक्स्ट आपका एक टॉपिक गिवन है, रिटेल क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। रिटेल क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में आपका स्कोर कार्ड्स कैसे बिल्ड करते हैं। अब ये डुप्लीकेशन है यहाँ पे, इस टॉपिक में भी स्कोर कार्ड का बात किया हुआ है, इस टॉपिक में भी स्कोर कार्ड का बात कर रहे हैं। उसके अलावा स्कोर कार्ड की परफॉर्मेंस कैसे असेस करेंगे? स्कोर कार्ड की परफॉर्मेंस, जैसे एक मैट्रिक मैंने बोला आपका एरिया अंडर द कर्व, तो जितना आपका डिस्क्रिमिनेशन हाई होगा उतना एरिया अंडर द ग्रीन कर्व आपको वो बाउल शेप दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छा है, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छा लिखता हूं, तो आपको दिखेगा आपका जो प्लॉट आ रहा है ना, एरिया अंडर द कर्व वो काफी बढ़ रहा है, वो 100% की तरफ जा रहा है। और वही अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन खराब लेता हूं, तो आपका एरिया अंडर द कर्व गिर रहा है। यहां पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो बिटवीन द रेड ग्रुप एंड द ग्रीन ग्रुप।
मतलब डिफॉल्टर्स एंड नॉन डिफॉल्टर्स के बीच में अगर आप ठीक से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे तो आपका एरिया अंडर द कर्व इज गोइंग डाउन। एंड अगर आप रेड ग्रुप मतलब कि डिफॉल्टर्स एंड ग्रीन ग्रुप मतलब कि नॉन डिफॉल्टर्स में अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो देन आपका एरिया अंडर द कर्व इज वेरी हाई। तो ये स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस कैसे आपको इवैल्यूएट करना है, इनफैक्ट आपको आरओसी ही दिया है। अब लोगों को आरओसी समझ ही नहीं आता, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पूरा लिंक्ड है। तो आपको विजुअली ये चीजें समझ में जो आएंगी वो कभी भी बुक्स पढ़ के नहीं आ सकती खाली, राइट। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। उसके अलावा आपका एक टॉपिक दिया हुआ है कट ऑफ सिलेक्शन। आप जो स्कोर है जब निकालते हो उसके बाद आप कट ऑफ चूज करते हो। अगर आप कट ऑफ ज्यादा चूज करोगे तो इसका मतलब आप बहुत क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को ही लोन दे रहे हो। उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका रेवेन्यू गिर जाएगा बिकॉज आप कम लोन्स दोगे, राइट। तो देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डिफॉल्ट रेट एंड एक्सेप्टेंस रेट। अगर आप कट ऑफ हाई रखते हो तो लेट मी शो यू हम लोग ये कैसे कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। अगेन ये प्रैक्टिकली चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं बिकॉज हम लोग डेली क्लाइंट्स के लिए करते हैं। बट एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जाम में ऐसा दिया भी नहीं है, बट मैं आपको फील देना चाह रहा हूं कि हाउ थिंग्स आर प्रैक्टिकली लिंक्ड टू रियल लाइफ। तो यहां एक कट ऑफ एनालिसिस किया है। अगर मैं स्कोर ज्यादा चूज करूंगा, राइट, कट ऑफ स्कोर, तो ऑब्वियसली आपका एक्सेप्टेंस रेट विल गो डाउन क्योंकि आप कम लोगों को एक्सेप्ट करोगे, जिनका स्कोर बहुत हाई है उन्हीं को एक्सेप्ट करोगे। आपका डिफॉल्ट रेट विल ऑल्सो गो डाउन, दैट्स अ गुड पॉइंट। आपका एक्सेप्टेंस रेट गिरेगा तो आपका रेवेन्यूज गिरेगा बिकॉज कम लोगों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बट आपका डिफॉल्ट विल ऑल्सो गो डाउन, आपका डिफॉल्ट विल ऑल्सो गो डाउन। अगर आप स्कोर को लाइट रखते हो, सपोज आप सिर्फ 400 के ऊपर ही लोन देना शुरू कर दोगे, आपका एक्सेप्टेंस रेट विल बी हाई बट आपका डिफॉल्ट रेट विल ऑल्सो बी हाई। तो कैसे हम लोग कट ऑफ को कैलिब्रेट कर सकते हैं, बाय बैलेंसिंग दिस ट्रेड ऑफ। मेरे को दोनों ट्रेड ऑफ को मैनेज करना है ना, तो वो आपका एक टॉपिक दिया हुआ है कट ऑफ सिलेक्शन कैसे करना है, बाय हैंडलिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन क्रेडिट वर्दीनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये आपका गिवन है, राइट। ओके। उसके बाद आपके कुछ एमएल मॉडल्स भी गिवन है। आप एफआरएम पार्ट वन में एमएल पढ़ के आते हो, एफआरएम पार्ट वन में आप एमएल पढ़ के आते हो, तो यहां पर भी आपके कुछ एमएल मॉडल्स गिवन है, मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग मॉडल्स इन्होंने दो ही दिए हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे शो किए हुए हैं। एक इन्होंने डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस दिया है कि आप लीनियरली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो बिटवीन द गुड ग्रुप एंड द बैड ग्रुप, डिफॉल्टर्स ग्रुप एंड द नॉन डिफॉल्टर्स ग्रुप, राइट। तो उसके लिए जो आपको लीनियर लाइन ड्रॉ करनी है वो कैसे करनी है वो आपको एलडीए बताता है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। दूसरा आपका एक एल्गोरिदम दिया हुआ है सपोर्ट वेक्टर मशीन। कौन सा? सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में भी आप दोनों ग्रुप्स को डिस्क्रिमिनेट करते हो। यही दो एल्गोरिदम आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर दिए हुए हैं। पहले काफी सारे एल्गोरिदम दिए हुए थे, अब उसको एफआरएम पार्ट वन में मूव कर दिया। एंड मैंने एफआरएम पार्ट वन में पूरा प्रैक्टिकली खोल के आपको मशीन लर्निंग दिखाया था, राइट। आपने नहीं सीखा तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अभी आपको पार्ट टू में एटलीस्ट ये एलडीए और एसवीएम जो कि काफी पॉपुलर है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करनी है, राइट। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स का भी फ्लेवर आपका एफआरएम पार्ट टू में क्रेडिट रिस्क में गिवन है। तो पहले चार टॉपिक्स जो है वो क्या क्या है आपके, कैपिटल स्ट्रक्चर इन बैंक्स जहां पे एक्सपेक्टेड लॉस अनएक्सपेक्टेड लॉस के बारे में बताया, लॉस के कंपोनेंट्स को समझाया, पीडी एलजीडी ईएडी। देन इंट्रोड्यूस किया क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग को, उसमें पीडी एलजीडी ईएडी का बात किया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब रेगुलेटरी यूजेस क्या है इन मॉडल्स के, बिजनेस यूजेस क्या है इन मॉडल्स के, वो डिस्कस किया। उसके अलावा रिटेल वर्सेस होलसेल पोर्टफोलियो, रिटेल वर्सेस होलसेल पोर्टफोलियो, आपको ये पता होना चाहिए रिटेल वर्सेस होलसेल पोर्टफोलियो कि आपका रिटेल में मॉडल्स अलग बनते हैं, होलसेल में मॉडल्स अलग बनते हैं। देन आपका एक फोकस है क्रेडिट स्कोरिंग एंड रेटिंग के ऊपर। हम लोग स्कोर कार्ड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं जिससे हमारे क्रेडिट स्कोर्स भी आएंगे, हम लोग रेटिंग भी असाइन कर सकते हैं। और रेटिंग सिस्टम आपके दो तरह के होते हैं, थ्रू द साइकिल, पॉइंट इन टाइम। अगर आपके पीडीज बहुत साइक्लिकल है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ बढ़ते या गिरते हैं, तो वो पॉइंट इन टाइम रेटिंग सिस्टम है। एंड एक स्कोर कार्ड मॉडल को डेवलप करने का पूरा लाइफ साइकिल क्या है वो हम लोगों ने देखा। उसके अलावा स्कोर कार्ड जब आप बिल्ड करते हो आपको उसका परफॉर्मेंस भी चेक करना है कि क्या वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है बिटवीन द गुड बोरोवर्स एंड द बैड बोरोवर्स, तो वो आपका स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस में गिवन है। एंड आपको कट ऑफ वगैरह भी चूज करना होता है जिसके ऊपर आप लोन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे। तो कट ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे हम लोग ट्रेड ऑफ को मैनेज करते हैं बिटवीन क्रेडिट वर्दीनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एंड लास्टली आपका एमएल मॉडल्स गिवन है, मशीन लर्निंग मॉडल्स, उसमें आपके दो ही एल्गोरिदम गिवन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट, अब बैंक्स में जब भी लोन दिया जाएगा एक सिंगल कस्टमर को तो दिया नहीं जाएगा,
एक पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स को लोन दिया जाएगा, तो जहां पर भी पोर्टफोलियो के लॉसेस की मॉडलिंग की बात आएगी, वहां अपने को कोरिलेशंस भी इनकॉर्पोरेट करना होगा, बिकॉज बहुत सारे बोरोवर्स साथ में डिफॉल्ट करते हैं, राइट। तो कोरिलेशंस को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो आपको इस चैप्टर में सिखाएंगे। अभी तक एक तरह से आप सोचो सिंगल सिंगल लोन की बात हो रही थी, अब वो पहली बार बात करेगा कि अगर आपको मल्टीपल पोर्टफोलियो लेके चलना है, वहां पे लॉस मॉडलिंग करनी है, तो आपको कोरिलेशन भी इंट्रोड्यूस करना है अपने मॉडल के अंदर। कोरिलेशन भी आपका दो तरह का होता है, डिफॉल्ट कोरिलेशन, एसेट कोरिलेशन। डिफॉल्ट कोरिलेशन, एसेट कोरिलेशन। तो डिफॉल्ट कोरिलेशन कैसे निकलता है, एसेट कोरिलेशन कैसे निकलता है, दोनों में लिंक क्या होता है, दिस इज अ वेरी सटल डिफरेंस जो आपको, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो आपको पता ही नहीं लगेगा, अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिकली क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, राइट। तो डिफॉल्ट कोरिलेशन, एसेट कोरिलेशन के फॉर्मूला आप कर लोगे, बट कभी आप उसका नब्ज ही नहीं पकड़ पाओगे कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं रियल डेटा पे आपको दिखाऊं, यहां मैंने रियल डेटा में एसेट कोरिलेशन भी इनकॉर्पोरेट किया है, डिफॉल्ट कोरिलेशन भी इनकॉर्पोरेट किया है। एसेट कोरिलेशन क्या होता है कि आप ऑब्वियसली जो भी लोन ले रहे हो उसको आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करोगे, वो एसेट से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगर रिटर्न्स कम मिले तो आप डिफॉल्ट कर दोगे, राइट। अगर रिटर्न्स कम मिले तो आप डिफॉल्ट कर दोगे, बिकॉज आपके पास एसेट से सफिशिएंट रिटर्न आई नहीं टू पे द ईएमआई। तो एसेट के रिटर्न्स जो है वो आपस में जिस कोरिलेशन से कोरिलेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट कोरिलेशन। बट दो बोरोवर्स साथ में डिफॉल्ट करेंगे कि नहीं, उनका कोरिलेशन जो हम लोग साथ में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कोरिलेशन। तो वी हैव एसेट कोरिलेशन बिटवीन एसेट रिटर्न्स, वी हैव डिफॉल्ट कोरिलेशन बिटवीन द डिफॉल्ट्स एंड बिटवीन मल्टीपल डिफॉल्ट्स। तो वो आपका डिस्टिंक्शन इस टॉपिक के अंदर इन्होंने क्लियर किया है कि आपको एसेट कोरिलेशन, डिफॉल्ट कोरिलेशन कैसे कैप्चर करना है। एंड रादर देन फाइंडिंग आउट कोरिलेशन बिटवीन ईच लोन, बिकॉज वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम लोग सबका कोरिलेशन निकालते हैं विद द कॉमन सिस्टमैटिक फैक्टर। हम लोग सबका कोरिलेशन निकालते हैं विद द कॉमन सिस्टमैटिक फैक्टर, बिकॉज एवरी वन इज अल्टीमेटली लिंक टू द इकोनॉमी। सब लोग साथ में डिफॉल्ट करेंगे अगर इकोनॉमी खराब होगी, तो उसके लिए आपका एक बहुत फेमस मॉडल है जो कि क्रेडिट रिस्क का ब्रेड एंड बटर है, विच इज योर सिंगल फैक्टर मॉडल, जिसको हम लोग ASRF फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, सिंगल फैक्टर मॉडल। मुझे नहीं पता आपने FRM पार्ट वन में कितना प्रैक्टिकली इसको किया है, बट आपने इस तरह का फॉर्मूला देखा होगा मेरे ख्याल से FRM पार्ट वन में। ये आपका ASRF फ्रेमवर्क है, विच इज योर सिंगल फैक्टर मॉडल, राइट। तो सिंगल फैक्टर मॉडल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग कोरिलेशन लेते हैं विद द सिस्टमैटिक फैक्टर दैट इज गिवन बाय जी। एक फैक्टर के साथ सबका कोरिलेशन लो, तो यहां पे आपको जो फॉर्मूला में रो दिख रहा है, विच इज द सिंबल ऑफ P, वो आपका कोरिलेशन है। ये है कोरिलेशन बिटवीन ईच लोन एंड द सिस्टमैटिक फैक्टर। कोरिलेशन बिटवीन ईच लोन एंड द सिस्टमैटिक फैक्टर, दैट इज योर सिंगल फैक्टर मॉडल। तो ये सारा आपका इंट्रोड्यूस किया हुआ है इस टॉपिक के अंदर। मैं सबसे पहले जो चीजें स्टार्ट करूंगा वो या तो पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क से स्टार्ट करूंगा, या एक और टॉपिक अभी दिखाने वाला हूं उससे स्टार्ट करूंगा। तो मैं इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूं फॉर 2026, बिकॉज बहुत सारा ये क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैं पूरा आपको माइंड मैप बना के दे दूंगा। उसके बाद तो पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क में फील क्या है कि यार अपने को कोरिलेशन लेके आना है, या तो कोरिलेशन एसेट के बीच में लेके आओ, एसेट रिटर्न्स के बीच में, या कोरिलेशन डिफॉल्ट्स के बीच में लेके आओ, तो डिफॉल्ट वर्सेस एसेट कोरिलेशन। एंड रादर देन फाइंडिंग आउट कोरिलेशन बिटवीन ईच लोन, बिकॉज लोन्स कोई ट्रेड थोड़ा ना हो रहा है मार्केट में, स्टॉक्स तो ट्रेड होता है, आप इजीली कोरिलेशन निकाल सकते हो, बट लोन्स के बीच में कोरिलेशन निकालना इजी नहीं है। तो रादर देन finding out correlation between each loan, we find out the correlation between each loan and the systematic factor, that is called single factor model, कि सबका आप एक सिंगल फैक्टर के साथ कोरिलेशन देख रहे हो, which is your economy, right। नेक्स्ट, अब ना ऑथर थोड़ा सा कॉर्पोरेट साइड में चला गया, होलसेल साइड में। अभी तक यहां पे जो मॉडल्स गिवन थे वो रिटेल के गिवन थे, राइट। अब वो कॉर्पोरेट में बात कर रहा है कि कॉर्पोरेट के केस में, होलसेल पोर्टफोलियो के केस में, अगर आपको क्रेडिट रिस्क को मॉडल करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोप्राइटरी मेथड्स दिए हैं। चैप्टर 6 जो है ना वो पूरा रिडंडेंट है, मतलब वो सारा आप पढ़ोगे अलग अलग चैप्टर्स में। तो चैप्टर 6 इज फुल रिडंडेंट, अगर आप छोड़ते भी हो तब भी काम चल जाएगा, बिकॉज ये सारा जो टॉपिक्स चैप्टर 6 में है वो आपके अलग अलग चैप्टर में आएगा। तो आपका एक प्रोप्राइटरी मेथड मतलब अलग अलग एजेंसीज है ना, जैसे मूडीज है उसके कुछ प्रोप्राइटरी मॉडल्स हैं, वैसिसेक एक पर्सन है उसका अपना मॉडल है, क्रेडिट मैट्रिक्स JP मॉर्गन का अपना मॉडल है, राइट। क्रेडिट रिस्क प्लस
अपना मॉडल है सबका। तो उस केस में सबके प्रोप्राइटरी मेथड्स हैं, खासकर फॉर होलसेल पोर्टफोलियो। पहली बात है, ये स्ट्रक्चरल वर्सेस रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल क्या है? स्ट्रक्चरल मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के अगर मैं पीडी निकाल रहा हूं, मेरा तो बैलेंस शीट में एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज को देख के अगर मैं पीडी निकाल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मॉडल। एंड रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में किसी कंपनी का, किसी कॉर्पोरेट का बॉन्ड ट्रेड करता है, तो बॉन्ड में भी तो एक क्रेडिट रिस्क प्रीमियम घुसा हुआ है। उससे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को बैक कैलकुलेट कर लो कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपका पीडी क्या है, उसके बेसिस पे प्राइसिंग उसका हो रखा है ना, दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल। या मार्केट में सीडीएस ट्रेड करते हैं, ये सारी टर्म्स आपको पता है, आपने एफआरएम पार्ट वन में पढ़ी हुई हैं। तो सीडीएस जो ट्रेड करते हैं, सीडीएस तो है ही क्या? प्रोटेक्शन फॉर डिफॉल्ट रिस्क, राइट? तो जो सीडीएस का प्रीमियम है, वो भी एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो उससे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को बैक कैलकुलेट कर लो, राइट? तो उसके लिए आपके कुछ स्ट्रक्चरल मॉडल्स है, कुछ आपके रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल्स है। वो आपका चैप्टर 6 में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अल्टीमेटली वो मॉडल्स यूज कैसे करने हैं वो आने वाले चैप्टर्स में बाद में दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चरल मॉडल्स, रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल्स। स्ट्रक्चरल मॉडल्स में क्या बोला है? कैपिटल स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट स्ट्रक्चर, एसेट लाइबिलिटीज को देख के पीडी निकालना। रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल्स में क्या बोला है कि जो आपके मार्केट में बॉन्ड प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं या सीडीएस के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, उससे रिड्यूस कर लो, डिड्यूस कर लो पीडी। क्योंकि मार्केट में भी तो एक एक्सपेक्टेशन लेके ही प्राइस निकला हुआ है। किसका एक्सपेक्टेशन? क्रेडिट रिस्क प्रीमियम का। और क्रेडिट रिस्क प्रीमियम इज द कंपनसेशन फॉर लॉस, एंड लॉस इंक्लूड्स पीडी, राइट? लॉस इज पीडी इंटू एलजीडी इंटू एडी। तो वहां से मार्केट के प्राइजेस को देख के आप बैक कैलकुलेट कर लो। नाउ ये कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो के लिए है, होलसेल के लिए है, वो भी लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए जो कि ट्रेडेड है, राइट? बिकॉज छोटे छोटे रिटेल लोन्स का थोड़ा ना सीडीएस मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो यहां से जो डिस्कशन दोनों टॉपिक्स में किया है, वो जनरली होलसेल पोर्टफोलियो के लिए किया है। एंड एक आपका दिया क्रेडिट वार, वैल्यू एट रिस्क। जहां पर भी वैल्यू एट रिस्क का बात आएगा, वहां लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का बात आएगा, वहां सिमुलेशंस का बात आएगा। नाउ मेरे पास एफआरएम पार्ट टू में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको सिमुलेशन करना भी नहीं आता। इट इज वेरी वेरी सैड, राइट? आपको सिमुलेशन करना आना चाहिए, बिकॉज आप एफआरएम पार्ट वन में पढ़ के आए हो सिमुलेशंस एज वेल एज क्रेडिट वार। तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे मेथड से मैंने पूरा लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, एंड देन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन से अपने वार निकाल सकते हैं। तो ये पूरा क्या हो रहा है? लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन ही बना रहे हैं हम लोग अलग अलग मेथड से, रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल से, उसके अलावा स्ट्रक्चरल मॉडल से। यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडल से लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल से लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, राइट? जहां पर भी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, वहां आपको कॉपीलास भी इंक्लूड करने हैं। कॉपीलास किसके लिए था? एफआरएम पार्ट वन में आपने पढ़ा है, टू इंट्रोड्यूस द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट्स, डिफरेंट लोन्स। तो आप कोरिलेशन को इंक्लूड करते हो यूजिंग कॉपिला मॉडल्स। तो वो सारा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इस क्लास में पूरा डिस्कस्ड है कि कैसे आपको कोरिलेशन को इंक्लूड करके लॉसेस को सिमुलेट करना है, एंड देन लॉसेस का आपका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा रैंडम नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग लॉसेस को सिमुलेट कर रहे हैं, उससे लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। वो लॉसेस के डिस्ट्रीब्यूशन में एक सर्टेन परसेंटाइल कट करके हम लोग वैल्यू एट रिस्क निकाल लेंगे। तो वो आपका इंट्रोड्यूस किया हुआ है इस टॉपिक के अंदर, राइट? फिर आपके कुछ प्रोप्राइटरी मेथड्स हैं, जैसे ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच जो है, वो किसका है? मूडीज का। तो लेट मी शो यू ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच। लेट मी शो यू ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग थोड़े से प्रोप्राइटरी मॉडल्स को देख रहे हैं। तो यहां पर सिंपल क्या है, मैं एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बिल्ड करता हूं डेटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहां मैंने एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बिल्ड किया है, सीआरआर 1 से लेकर सीआरआर 9, 1 से लेकर 9। मतलब कोई अगर रेटिंग ग्रेड 1 में है तो 1 में रहेगा। जो मूडीज है वो सबको रेट करता है ना, तो 1 से 1 के रहने का चांस, 2 से 2 में रहने का चांस, 3 से 3 में रहने का चांस। तो ऐसे करके हम लोग रेटिंग्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। और वो रेटिंग्स जो है उसमें ट्रांजिशंस देख रहे हैं, ट्रांजिशन का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। 1 से 9 में जाने का चांस मतलब डिफॉल्ट का चांस, 1 से 1 में रहने का चांस मतलब आपका क्वालिटी सेम है, 1 से 2 में जाने का चांस मतलब डाउनग्रेड, 2 से 1 में आने का चांस मतलब अपग्रेड। तो यहां पे हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अपग्रेड, डाउनग्रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट सब कैप्चर होता है। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स भी बना सकते हैं, एंड अल्टीमेटली हम लोग पीडी का पूरा एक टर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं। पीडी का टर्म स्ट्रक्चर मतलब आप पढ़ोगे एफआरएम पार्ट टू में, कुछ टर्म्स हैं जैसे कि मार्जिनल पीडी, कंडीशनल पीडी, क्यूमुलेटिव पीडी।
क्यूमुलेटिव सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, वो पूरा टर्म स्ट्रक्चर आपका बनता है। तो पीडी टर्म स्ट्रक्चर भी आपका एक टॉपिक गिवन है। पीडी टर्म स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे टॉपिक 8 में पीडी टर्म स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस्ड है, राइट। तो एक आपका क्रेडिट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है प्रोप्राइटरी मेथड्स में, मूडीज का अपना मेथड है ना ये। क्रेडिट पोर्टफोलियो व्यू पहले हुआ करता था, अब हट गया। वेसिसेक मॉडल जो मैंने आपको सिंगल फैक्टर मॉडल अभी दिखाया, वो आपका वेसिसेक मॉडल है। उसके अलावा और भी आपके कुछ मॉडल्स गिवन है, जैसे कि एक मॉडल गिवन है आपका क्रेडिट मैट्रिक्स। क्रेडिट मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, सपोज आपका एक बॉन्ड है, उसका एक सर्टेन रेटिंग है आज, कल को उसका रेटिंग डाउनग्रेड हो सकता है या रेटिंग अपग्रेड हो सकता है बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो अभी हमने देखा। कल को अगर उसका रेटिंग डाउनग्रेड हुआ तो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट स्प्रेड विल इंक्रीज, बिकॉज रेटिंग डाउनग्रेड हो रहा है। क्रेडिट स्प्रेड अगर इंक्रीज होगा तो जब उसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू विल गो डाउन। तो वैल्यू नीचे जाने के कारण लॉस कितना होगा वो आपको मॉडल करना है एंड वार निकालना है। तो दिस इज योर क्रेडिट मैट्रिक्स अप्रोच। जेपी मॉर्गन का काफी फेमस अप्रोच है। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका एक बॉन्ड है, उसका एक सर्टेन रेटिंग है, कल को वो रेटिंग ऊपर नीचे हो सकता है। अगर अपग्रेड हुआ तब आपके क्रेडिट स्प्रेड गिरेंगे, अगर डाउनग्रेड हुआ तो क्रेडिट स्प्रेड बढ़ेंगे। अकॉर्डिंगली आपका बॉन्ड का वैल्यू चेंज होगा। अगर क्रेडिट स्प्रेड बढ़े तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा, लॉस होगा, वो लॉस अपने को क्वांटिफाई करना है। तो ये कौन सा अप्रोच है आपका, क्रेडिट मैट्रिक्स। इसमें हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स ही यूज करते हैं, राइट, ट्रांजिशन मैट्रिक्स ही यूज करते हैं। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूज करते हैं, गॉसियन कॉपीला सिमुलेशन सब यूज होता है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है डाउनग्रेड्स या अपग्रेड्स को मॉडल करना। डाउनग्रेड्स या अपग्रेड्स होने के कारण आपके स्प्रेड्स चेंज होंगे, अगर स्प्रेड चेंज हुए तो बॉन्ड का वैल्यू चेंज होगा, बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा या बढ़ेगा वो मॉडल करना। दैट इज योर क्रेडिट मैट्रिक्स अप्रोच, राइट। लेट मी क्लोज दिस शीट। उसके अलावा आपका एक मॉडल है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। क्रेडिट मैट्रिक्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर रेटिंग डाउनग्रेड हुआ उसके कारण स्प्रेड चेंज हुआ, क्या पता सेम रेटिंग रहते हुए भी आपके स्प्रेड्स चेंज हो रहे हैं। मार्केट में तो स्प्रेड्स फ्लक्चुएट करते हैं ना। क्रेडिट स्प्रेड मतलब क्या है, एक तरह से क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। क्रेडिट स्प्रेड इज लाइक क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। तो मार्केट में सेम स्प्रेड रहते हुए भी आपके प्रीमियम्स चेंज हो सकते हैं, दैट इज स्प्रेड रिस्क। तो उसको भी मॉडल करना है, राइट। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका एक मॉडल दिया हुआ है क्रेडिट रिस्क प्लस, वेरी फेमस। तो लेट मी ओपन दैट, क्रेडिट रिस्क प्लस। ठीक है, ये मैंने उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन बनाया हुआ है जो मैंने क्लास में दिखाया था, और मैं आपको एक्चुअल शीट दिखाता हूं इसका क्रेडिट स्प्रेड प्लस का। तो ये आपका क्रेडिट रिस्क प्लस एक फेमस मॉडल है, जिसमें बेसिकली आप जनरली होलसेल पोर्टफोलियो के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, एफएमसीजी, उनके लिए मैं लॉस को मॉडल कर रहा हूँ। देखो हम लोग एफआरएम पार्ट 1 में याद है लॉस फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी का बात करते थे ऑपरेशनल रिस्क में। ये मॉडल वैसा सही है कि आप लॉसेस को तोड़ दो इनटू फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी, एंड देन लॉस इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी, राइट। तो ये मॉडल का थीम इज फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी को कंबाइन करके लॉसेस को निकालना। ये पूरा जो आपका मॉडल है ना, ये एक्चुअल बेस्ड है। तो हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स देखा जिसमें अपग्रेड, डाउनग्रेड, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी सब आता है। वेसिसेक मॉडल आपका सिंगल फैक्टर मॉडल है। क्रेडिट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया जहां पे आप अपग्रेड डाउनग्रेड को मॉडल करोगे एंड अकॉर्डिंगली आपका स्प्रेड्स चेंज होगा। स्प्रेड्स चेंज होगा तो उस केस में आपका बॉन्ड का वैल्यू चेंज होगा। वो बॉन्ड के वैल्यू में कितना लॉस आ सकता है वो हम लोग मॉडल करना चाह रहे हैं, राइट। लेकिन आपके स्प्रेड्स खाली रेटिंग चेंज होने के कारण होंगे ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं माइग्रेशन रिस्क। क्या बोलते हैं, माइग्रेशन रिस्क। लेट मी शो यू वन अनदर शीट ऑल्सो, जहां हम लोग माइग्रेशन रिस्क का बात नहीं कर रहे, बट सेम रेटिंग के अंदर रहते हुए भी आपके स्प्रेड्स चेंज हो सकते हैं। तो लेट मी शो यू वन मोर शीट, जहां पे सेम रेटिंग के रहते हुए आपका रेटिंग सेम है बट आपके क्रेडिट स्प्रेड्स कैन स्टिल चेंज। उस केस में भी आपका लॉस होगा। या तो रेटिंग चेंज हो तब तो आपका स्प्रेड चेंज होगा ही मार्केट में,
राइट, लोग आपसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क प्रीमियम मांगेंगे अगर आप डाउनग्रेड कर रहे हो, तब तो आपका लॉस होगा ही, बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा। बट सेम अगर आपका रेटिंग है भी, डाउनग्रेड नहीं हुआ, बट मार्केट में लोगों का रिस्क एवर्जन बढ़ गया, अब वो सेम रेटिंग के लिए भी ज्यादा स्प्रेड मांग रहे हैं, ज्यादा कंपनसेशन मांग रहे हैं, ज्यादा क्रेडिट रिस्क प्रीमियम मांग रहे हैं, तब भी आपका बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा। दैट इज योर स्प्रेड वैल्यू एट रिस्क मॉडल्स, दैट इज योर स्प्रेड वैल्यू एट रिस्क मॉडल, वो भी आपके कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर गिवन है। राइट, तो इफ आई गो टू दिस शीट, यहां पे आपके सारे प्रोप्राइटरी मेथड्स गिवन है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स, क्रेडिट पोर्टफोलियो व्यू, वेसिसेक मॉडल, क्रेडिट पोर्टफोलियो व्यू पहले था वो हट गया। राइट, उसके अलावा क्रेडिट रिस्क प्लस, क्रेडिट मैट्रिक्स, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, मैंने आपको स्प्रेड रिस्क भी दिखा दिया, जहां पे सेम रेटिंग में रहते हुए आपके स्प्रेड्स फ्लक्चुएट करेंगे। राइट, आगे दिखाता हूं। नेक्स्ट इज, अब ये टॉपिक आपका क्या है, रिस्क न्यूट्रल वर्सेस रियल वर्ल्ड पीडी। एक आपका पीडी दिख रहा है रियल वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व्ड है कि ये रेटिंग वाले लोग कितने डिफॉल्ट करते हैं, तो जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो आपको रियल वर्ल्ड पीडी देता है। और एक मैं बॉन्ड प्राइजेस से कुछ पीडी बैक कैलकुलेट कर रहा हूं कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है क्रेडिट रिस्क प्रीमियम का, जिसके कारण मेरे को प्राइजेस दिख रहे हैं मार्केट में। तो वो जो पीडी निकलेगा उसको बोलते हैं रिस्क न्यूट्रल पीडी। रिस्क न्यूट्रल पीडी क्यों बोलते हैं, बिकॉज प्राइसिंग मॉडल में हम लोग इस तरह से पीडी निकालेंगे कि जो आपके मॉडल का प्राइस आए वो मार्केट प्राइस को मैच करे। राइट, तो ऑब्वियसली आर्बिट्राज नहीं होगा ना, कोई आर्बिट्राज नहीं होगा, मतलब रिस्क न्यूट्रल आप रहोगे। तो रिस्क न्यूट्रल पीडी हम लोग रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल से जो पीडी निकालते हैं उसको रिस्क न्यूट्रल पीडी बोलते हैं। उसके अलावा जो एक्चुअल में मैं पीडी ऑब्जर्व कर रहा हूं वो आपका रियल वर्ल्ड पीडी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जनरली रिस्क न्यूट्रल पीडी हायर रहता है रियल वर्ल्ड पीडी से, क्यों, उसके ऊपर बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। बट उससे पहले आप समझो तो कि सीडीएस से या बॉन्ड प्राइजेस से कैसे पीडी निकालते हैं, पहले वो समझना जरूरी है। तो जैसे यहां मैंने दिखा रखा है कि पूरा सीडीएस से मैं कैसे बूटस्ट्रैपिंग करके अपना रिस्क न्यूट्रल पीडी जो है वो निकाल सकता हूं। सीडीएस से कैसे बूटस्ट्रैपिंग करके हम लोग पूरा रिस्क न्यूट्रल पीडी निकालते हैं, इसके ऊपर काफी डिस्कशन है आपके एफआरएम पार्ट 2 करिकुलम के अंदर, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस एरिया से, बिकॉज सीडीएस से पीडी निकालना इज वेरी फेमस। राइट, तो वो आपके रिस्क न्यूट्रल पीडी है, दैट इज पार्ट ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल, दैट इज पार्ट ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल। कुछ आपके स्ट्रक्चरल मॉडल है। स्ट्रक्चरल मॉडल में फॉर एग्जांपल यहां मैंने अलग अलग कंपनीज का बैलेंस शीट स्ट्रक्चर लिया है कि डेट क्या रहा है और एसेट्स क्या रहे हैं और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या रही है, एंड उसके बेसिस पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल रहा हूं बाय सिमुलेटिंग द एसेट वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूं इस अप्रोच में, मैं एसेट वैल्यूज को सिमुलेट करता हूं, और अगर एसेट का वैल्यू डेट की वैल्यू के नीचे चला जाए तो डिफॉल्ट हो जाएगा, एसेट का वैल्यू अगर डेट की वैल्यू के नीचे चला जाए तो डिफॉल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं एसेट प्राइजेस को सिमुलेट करता हूं यूजिंग आपका ज्योमेट्रिक ब्राउन इन मोशन, और जहां जहां पे जितनी बारी मेरा एसेट का प्राइस या एसेट का वैल्यू मेरे लायबिलिटी के नीचे जाएगा वहां पे डिफॉल्ट होगा। तो ये आपका बेस्ड है ऑन मर्टन मॉडल, जो ब्लैक शोल्स मर्टन आप करते हो ना, वहां पर भी आप स्टॉक प्राइसेस को सिमुलेट करते हो। अगर स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज के नीचे गया तो ऑप्शन लैप्स, अगर स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज के ऊपर रहा तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज। उसी तरह से यहां मैं एसेट वैल्यू को सिमुलेट करता हूं, तो मैंने अलग अलग कंपनीज के लिए करके दिखाया एसेट वैल्यू को सिमुलेट, एंड जितनी बारी मेरा एसेट का वैल्यू डेट के नीचे गया है वहां पे डिफॉल्ट होगा, एंड अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे टीवीएस मोटर्स का पीडी निकल रहा है, अदानी एंटरप्राइज का पीडी निकल रहा है, वोडाफोन आइडिया का 87% पीडी निकल रहा है, सीक्वेंट साइंटिफिक का 18% पीडी निकल रहा है। तो अगेन मर्टन मॉडल इज वेरी फेमस, एसेट वैल्यूज को सिमुलेट करो एंड देन देखो कितनी बारी आपका एसेट का वैल्यू डेट के नीचे जा रहा है, वहां वहां पे आपका डिफॉल्ट होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चरल मॉडल है। मैं बैलेंस शीट स्ट्रक्चर को देख रहा हूं, एसेट की वैल्यूज को देख रहा हूं, लाइबिलिटीज की वैल्यू को देख रहा हूं, देन अपने जो है पीडी को निकाल रहे हैं। एंड खाली पीडी को निकालना नहीं, अपने पीडी का टर्म स्ट्रक्चर भी बिल्ड करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम लोग पूरा टर्म स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, जिसमें आपका क्यूमुलेटिव पीडी, क्यूमुलेटिव सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल पीडी, कंडीशनल पीडी, अनकंडीशनल पीडी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी समझना, बिकॉज रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। राइट, नेक्स्ट, अब ऑथर ने ये सारा आपका पीडीज के ऊपर चैप्टर्स थे, पीडीज के ऊपर या लॉस के ऊपर। नेक्स्ट सिक्योरिटाइजेशन का बात किया। हमें पता है जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो सिक्योरिटाइजेशन के कारण हुआ था। सिक्योरिटाइजेशन में होता क्या है, बैंक ने बहुत सारे लोन्स ओरिजिनेट करके एक एसपीवी को दे दिया,
एसपीवी ने उसको मार्केट में सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया, इन्वेस्टर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से पैसा वापस आ रहा है, राइट। तो इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटाइजेशन आपका इस टॉपिक के अंदर गिवन है, एंड आपके इनपुट्स ऑफ वैल्यूएशन भी गिवन है, जैसे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज मेच्योरिटी, सीपीआर, एसएमएम। तो आप में से जो लोग मेरे से एफआरएम पार्ट 1 में पढ़ा है, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी का पूरा वैल्यूएशन कैसे करते हैं, मैंने पूरा सिखाया हुआ है वहां पे, राइट। हम लोग कैसे अलग अलग फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं टू मॉडल प्रीपेमेंट, बर्नआउट फैक्टर, सीजनिंग फैक्टर, सीजनैलिटी फैक्टर, राइट। उससे हम लोग प्रीपेमेंट को मॉडल करते हैं। प्रीपेमेंट के कारण आपके कैश फ्लो का स्केड्यूल चेंज होगा, उसके कारण डिफॉल्ट के कारण आपका कैश फ्लो का स्केड्यूल चेंज होगा। सब मिला मिलो के आप चेक करोगे कि आपका क्या कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है, एंड अकॉर्डिंगली आप एक मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी को वैल्यू करोगे, उसका वैल्यू निकालोगे, राइट। तो ये सारा इनपुट्स ऑफ वैल्यूएशन है। अब एग्जाम में ना ये मॉडल नहीं आने वाला, एग्जाम में आपको इनपुट्स ऑफ वैल्यूएशन दिया है, बट अगर मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा ही नहीं, आपको समझ कहां पे आएगा कि ये वैल्यूएशन मॉडल में कहां जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकली चीजों को फील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सारे इनपुट जो है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज मेच्योरिटी, प्री पेमेंट, सीपीआर, एसएमएम जो गिवन है, जो एफआरएम पार्ट 1 में आप एमबीएस में भी पढ़ते हो, वो आपका टॉपिक गिवन है, इनपुट्स ऑफ वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज मेच्योरिटी, वेटेड एवरेज लाइफ, सीपीआर, एसएमएम। तो ये सारा आपका इस टॉपिक में गिवन है, विच इज इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटाइजेशन, राइट। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक गिवन है, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट रिस्क, स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट रिस्क। तो लेट मी क्लोज दिस शीट फर्स्ट। सो स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट रिस्क में सपोज मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूं, विच इज से कैसे हम लोग स्ट्रक्चरिंग करते हैं। मतलब पहली बात है, आपको याद होगा एफआरएम पार्ट 1 में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग एक सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में ट्रांचेस क्रिएट करते हैं, इक्विटी ट्रांच, मेज़नाइन ट्रांच, सीनियर ट्रांच। तो पहली बात है, कैश फ्लो कैसे फ्लो करेंगे, मतलब जो भी पूल में कैश फ्लो आएगा वो ट्रांचेस पे कैसे फ्लो करेगा, उसके लिए एक वाटर फ्लो या वाटरफॉल प्रोसेस होता है। एंड देन वाटरफॉल प्रोसेस को यूज करके हम लोग लॉसेस को भी पास ऑन करते हैं। सबसे पहले इक्विटी ट्रांच लॉसेस को फेस करेगा, देन मेज़नाइन, देन सीनियर, एंड देन अपने वैल्यूएशन करते हैं। तो यहां मैंने पूरा वैल्यूएशन दिखाया है कि कैसे हम लोग एक सीएलओ को वैल्यू कर सकते हैं, राइट, थ्रू सिमुलेशंस एंड थ्रू वाटरफॉल स्ट्रक्चर। तो पूरा वाटरफॉल स्ट्रक्चर यहां पे मैंने आपको बना के दिखाया है कि कैसे फंड्स जो आएंगे उसमें से कुछ आपका ओवर कोलैटरलाइजेशन है, उसके अलावा वो फंड्स कैसे फ्लो करेंगे सीनियर ट्रांच को, मेज़नाइन ट्रांच को, जूनियर ट्रांच को। वो पूरा आपका वैल्यूएशन का प्रोसेस बनता है कि कैसे वो फंड्स फ्लो करते हैं, एंड देन सारे फंड्स जो फ्लो कर रहे हैं, लॉसेस भी फ्लो कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग हर ट्रांच को वैल्यू करते हैं, राइट। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, कोरिलेशन। अगर आपका लोन पोर्टफोलियो में काफी हाई कोरिलेशन है तो मल्टीपल डिफॉल्ट साथ में हो सकते हैं, वहां पे आपके ट्रांचेस जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं, उनका वैल्यूएशन विल बी इंपैक्टेड, राइट। तो ये आपका पूरा टॉपिक गिवन है, पूरा प्रोसेस गिवन है, वाटरफॉल प्रोसेस का डिस्कशन है। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन ट्रांचेस को कैसे वैल्यू करना है यूजिंग सिमुलेशन। उसके अलावा आपका इंप्लाइड कोरिलेशन का भी पूरा डिस्कशन है कि इंप्लाइड कोरिलेशन एक कैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज योर सीएलओ का वैल्यूएशन, राइट। उसके अलावा एफआरएम पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, आपने बहुत सारे डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, बट दैट इज जनरली ऑन द इक्विटी साइड। वी कैन ऑल्सो हैव क्रेडिट डेरिवेटिव्स, जहां पे आपको क्रेडिट रिस्क को अगर हेज करना है तो यू कैन यूज दोस क्रेडिट डेरिवेटिव्स। तो लेट मी शो यू वन शीट ऑन क्रेडिट डेरिवेटिव्स। ये नया टॉपिक आपका इंट्रोड्यूस हुआ था मेरे ख्याल से 1.5 ईयर पहले। काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है क्रेडिट डेरिवेटिव्स का मैथ समझने में। तो अगेन आप अगर क्लासेस देखोगे तो मैंने पूरा दिखाया है उसमें कि कैसे आप अलग अलग क्रेडिट डेरिवेटिव को वैल्यू कर सकते हो, कैसे आप सीडीएस को वैल्यू कर सकते हो, कैसे आप बाइनरी सीडीएस को वैल्यू कर सकते हो, देन हाउ यू कैन वैल्यू टोटल रिटर्न स्वैप, देन सिंथेटिक सीडीओ। ये आपका नया इंट्रोडक्शन हुआ है। अब उसमें इतने सारे फॉर्मूला ऑथर ने फेंक दिए हैं, तो उस केस में कैसे वो सिंथेटिक सीडीओ को हम लोग वैल्यू कर सकते हैं, मैंने पूरा एक्सेल शीट दिखा के उसका फील आपको दिया है। अगेन द पर्पस इज नॉट टू
टीच यू दीज एक्सेल्स, वो अभी इस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ये फॉर्मूला को फील ही नहीं करोगे, समझोगे ही नहीं कि कैसे यूज हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दैट इज द आइडिया, राइट। तो पूरा सिंथेटिक सीडीओ का वैल्यूएशन यहाँ पे मैंने दिखाया, उसके अलावा एनएच टू डिफॉल्ट, उसके अलावा इंप्लाइड कोरिलेशन, कंपाउंड कोरिलेशन, बेस कोरिलेशन, ये पूरा डिस्कशन आपका एफआरएम पार्ट 2 में है। तो ये पूरा आपका सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में है, राइट। तो सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर ऑथर ने 3 टॉपिक्स दिए हैं। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटाइजेशन, उसमें बात किया है पूरा स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट रिस्क, उसके बाद क्रेडिट डेरिवेटिव्स। तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स में पूरा वैल्यू इन क्रेडिट डेरिवेटिव्स, सीडीएस सीडीओ का वैल्यूएशन। देन चैप्टर 14 टू 21 आपका काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क के ऊपर है। उसका मेरा कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस भी अगर आपको देखना है, मैंने पूरा प्रैक्टिकली सीवीए का कैलकुलेशन दिखाया है एक्सेल के अंदर, तो वो मैं अभी नहीं दिखा रहा, बट वो एक अलग सीक्वेंस है पूरा काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, वो भी पूरा प्रैक्टिकली एक्सेल में कैसे आप एक्सपोजर को मॉडल करते हो, कैसे मार्क टू मार्केट को वैल्यू करते हो, कैसे कोलैटरल्स को इनकॉर्पोरेट करते हो, वो आपका काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क में आएगा। फिर आपके कुछ चैप्टर्स जो है, 3 चैप्टर्स वो प्योर थ्योरी है कि फंडामेंटल्स क्या है क्रेडिट रिस्क के, कौन से ट्रांजैक्शंस के कारण क्रेडिट रिस्क जनरेट होता है। सिर्फ बैंक्स में ही क्रेडिट रिस्क जनरेट नहीं होता, अगर आप एक ट्रेडिंग फर्म हो, आपके कुछ ट्रेड रिसीवेबल है, तब भी आपका क्रेडिट रिस्क जनरेट होगा। आपके लीज रिसीवेबल से भी क्रेडिट रिस्क जनरेट होता है। क्या मोटिवेशंस है टू मैनेज क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क गवर्नेंस कैसे होगा, कैसे लोन्स को सैंक्शन किया जाता है, कैसे बड़े लोन्स को अप्रूव किया जाता है कमिटी के थ्रू। एंड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का बात किया हुआ है, आईएफआरएस 9 का थोड़ा सा बात किया हुआ है। और एक टॉपिक आपका दिया हुआ है सॉवरेन रिस्क के ऊपर। सॉवरेन रिस्क में इन्होंने गवर्नमेंट को अगर आप लोन्स देते हो उसको कैसे वैल्यू करना है, उसके ऊपर डिस्कशन है, राइट। तो लेट मी शो यू सॉवरेन रिस्क ऑल्सो। लेट मी ओपन द एक्सेल शीट, 1 सेकेंड। तो पूरा कैसे आप क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करोगे एक सॉवरेन रिस्क के अंदर, डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिस्क, पब्लिक फाइनेंस रिस्क, एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिस्क, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, ईएसजी रिस्क। देन कैसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करोगे, देन फाइनल एक स्कोर कार्ड कैसे बनेगा, एंड फाइनली आप रेटिंग कैसे प्रोवाइड करोगे एक सॉवरेन को, एक गवर्नमेंट को। तो उसके ऊपर भी आपका पूरा डिस्कशन है, दैट इज पार्ट ऑफ सॉवरेन रिस्क। सो पूरा का पूरा एफआरएम पार्ट 2 आपका प्रैक्टिकल है। अगर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरेटिकल लग रहा होगा, अगर आप सोच रहे हो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ ले, तब आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। तो आपको सही तरीके से इसको पढ़ना है। अगेन आपको सारे मॉडल्स को भी सीखना नहीं है, मेरे को ये सारे मॉडल सीखने में 10 साल लग गए, और इंडस्ट्री में एज फार एज आई नो ग्लोबली कोई भी ऐसे मॉडल्स को दिखाई नहीं रहा, उनके पास मॉडल्स है ही नहीं। दे आर जस्ट टीचिंग अपॉर्चुनिस्टिकली, राइट। बट वो लोग मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि वो लोग लाइव पढ़ा रहे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं श्वेजर से पढ़ा रहे हैं, तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा, तो यू गेट मेस्मराइज्ड। वो आपको नहीं होना, आपको रियल समझना है कि अपने को प्रैक्टिकली सीखना है या सिर्फ एग्जाम पास करना है, राइट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एफआरएम पार्ट 2 का जो मैं क्लासेस अभी स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल मॉडल। तो पहला क्लास आने वाले संडे को होगा, उससे मैं स्ट्रक्चरल मॉडल से स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है एफआरएम पार्ट 2, हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंड है वो डेफिनेटली इस संडे को क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल मॉडल, एंड ये सारे टॉपिक्स कैसे कवर होंगे, थ्रू सम प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड थ्रू सम लाइव सेशंस जो मैं इस बार ही लूंगा, उसका मैं एक माइंड मैप आपको बना के गूगल शीट में डाल दूंगा, राइट। तो मेरे को इस क्लास को छोटा रखना था टू गिव यू अ फील कि क्या आपका क्रेडिट रिस्क का लैंडस्केप है। इसमें एक टॉपिक पूरा आपका काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है, कि आप जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो उसमें काउंटर पार्टीज डिफॉल्ट कर सकते हैं, उसको आपको मॉडल करना है। तो वो काफी बड़ा चंक है, वो हमारा प्रॉपरली अवेलेबल है विद ऑल द एक्सेल मॉडल्स, राइट, जिसमें एक्सेल मॉडल्स पूरे शो किए हुए हैं। तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दैट टॉपिक एज वेल, राइट। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप यू ऑल गॉट द फील कि हाँ कैसे एफआरएम पार्ट 2 का क्रेडिट रिस्क गिवन है, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, राइट। So thank you very much. Have a nice day. Let's meet on Sunday now with the first topic on structural models. Thank you.